पानी के का आदेश डॉक्टर विनय कुमार जी के कविता संग्रह का लोकार्पण और उस पर कुछ बात भी होगी। इस सत्र का संचालन नताशा जी करेंगे। मैं नताशा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मंच संभालें। नताशा जी, आज के इस तीसरे सत्र में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने तमाम वक्ताओं को आग्रह करती हूँ कि आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर तरुण कुमार सर, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आकर अपना स्थान लें। प्रेम कुमार मणि सर, आपसे आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सुपरिचित कवि अरुण कमल से आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आलोक धर्मा इस वक्त सभागार में नहीं है, जब वो आएंगे तो उन्हें आमंत्रण दिया जाएगा। एक चिराग, एक किताब और एक उम्मीद असासा, उसके बाद तो जो कुछ है सब है अफसाना। तो 4 दिनों से यह चिराग जल रहा है हमारे शहर में, किताबों के मेले में। रोटी कपड़ा मकान की तर्ज पर कह सकते हैं कि यहाँ जितने भी प्रबुद्ध बैठे हैं, ये तीन चीजें जो है उनके जीवन में खासा महत्व रखती हैं: चिराग, किताब और उम्मीद। और आज के कवि जिनकी किताब का लोकार्पण हो रहा है, उन्हें भी आदर सहित और प्रेम के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर विनय कुमार जी को, शायद वो उपस्थित हैं तो मंच पर आ जाएं। विनय कुमार सर, पानी जैसा देश, इस किताब का लोकार्पण होना है इस वक्त, कविता संग्रह है। स्वागत है सर। इस बीच में कुछ पंक्तियां जो इस किताब में संकलित: एक सूखी और साफ सदी की तरफ जाते मेरे अजन्मे बच्चे, हमने पानी और पेड़ इसलिए मारे भविष्य उज्जवल हो सके। जन्म लेना तो देखना कितना उज्जवल है सब कुछ, स्वर्ग सा दीपित, सारे अम्ल सभी क्षारों से मुक्त। यही इस कविता की आत्मा है, पानी जैसा देश। ये 4 पंक्तियां मुझे छू गई। आलोक सर के आने से पहले मैं चाहूंगी कि आज के प्रथम वक्ता प्रोफेसर तरुण कुमार जी आए और इस पुस्तक पर अपने विचार रखें। पानी जैसा देश, बहुत सुंदर दृश्य। और इसी के साथ विनय कुमार सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी नई पुस्तक के लिए। एक जोरदार तालियां हो तो अच्छा लगेगा। कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और आज के प्रथम वक्ता प्रोफेसर तरुण कुमार जी, आप मंच पर आए और अपनी बात रखें। आलोक धनवा जी, अरुण कमल जी, प्रेम कुमार मणि जी और इस सत्र के राजकुमार डॉक्टर विनय कुमार जी। सबसे पहले हम विनय जी को पानी जैसा देश के लिए बधाई देते हैं और राजकमल प्रकाशन को भी बधाई देते हैं। पत्थर होते जाते इस देश में पानी जैसे देश की आज कल्पना की जाए, बिल्कुल सही। और पानी से जुड़ी हुई कविताओं की कच्ची पक्की, आप कह सकते हैं कि एक सामग्री मेरे पास पहुंची थी 2 दिन पहले, लेकिन कायदे से जिस तरह से देख पाना चाहिए वो मैं देख नहीं पाया था। लेकिन उलटते पलटते जिन चीज़ों को मैंने महसूस किया, तो उसमें पहली बात तो ये लगी कि कई कविताएं इतनी नाजुक सी लगती हैं कि लगता है कि मौन पाठ से भी कुछ छुई हुई जैसी चीज हो जाएगी। वो इतनी नाजुक सी वो लगती है कि लगता है कि जैसे बहुत सूक्ष्म और बहुत ही नाजुक मिजाज के साथ वो रची गई है। पानी के साथ एक अपूर्व आत्मीयता और गहरे, जिसको कह सकते हैं कि रंग के साथ वो चीज जुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। अन्य अनन्य एक छोटी सी कविता है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह सरोवर मेरा नहीं, न उसकी सीढ़ियां, खिलती हुई धूप भी नहीं,
दृश्य भी सिर्फ मेरा नहीं, यह सरोवर मेरा नहीं, न उसकी सीढ़ियां, खिलती हुई धूप भी नहीं, दृश्य भी सिर्फ मेरा नहीं, मगर यह देखना मेरा, क्षणों से छिटकती छवियां मेरी, सरोवर की मछलियों सी मेरे भीतर नाचती हैं वे, और मेरे पाताल को बर्फ होने से बचाती हैं। छोटी सी कविता है, लेकिन इसको कहते हैं कि अंदर तक छूने वाली ये कविता की पंक्तियां मुझको लगी। और जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा धैर्य से पढ़ने की मांग करती है ये कविताएं, ठहर करके और पूरे सलीके के साथ कविता से पेश आना चाहिए, इस मांग के साथ जैसे हमें पूरी नजाकत से उस कविता को पढ़ना चाहिए। एक निहोरा बाबा कविता है। जब भी किसी नए गांव का जिक्र आता, निहोरा बाबा पूछ बैठते, कैठो आहार, कैठो पोखर और राम तलैया। जब भी किसी नए गांव का जिक्र आता, निहोरा बाबा पूछ बैठते, कैठो आहार, कैठो पोखर और राम तलैया। कहते बेटी बियाहना है, तई मत देखो कि मकान कच्चा की पक्का, देखो कि द्वार पर गाय है कि नहीं, और बैल कैठो, जो भी लौटता बरतुहारी उससे पूछते, बैलों के पेट देखे भरे तो थे ना। जो भी लौटता बरतुहारी से उससे पूछते, बैलों के पेट देखे भरे तो थे ना। का जो कमीना बैल को भरपेट नहीं खिलाता, दूसरे की बेटी को क्या खिलाएगा। और अगर कोई राम तलैया हुई गांव में तो हिदायत जारी कर। मित्रों, बहुत कम समय में डॉक्टर विनय कुमार ने कविता की एक लंबी यात्रा की है। पिछले एक दशक में कविता संबंधी लगभग 3-4 संग्रह इनके आए हैं, और सब संग्रह के मिजाज अलग अलग हैं। यक्षिणी कविता ने तो बड़ी धूम मचाई, मौल में कबूतर, उसके पहले आम्रपाली, और उससे भी पहले उर्दू के तर्जे बयां के साथ प्रवेश इनका होता है। तो मन की गहराई से दिन रात जूझने वाले डॉक्टर विनय कुमार की कविताएं हमारे साथ अनेक तरह से जुड़ती हैं, हमारे अनेक संवेदनाओं को कुरेदती हैं, हमारी अनेक तरह से आत्मीयताओं को आकृष्ट करती हैं। मैं इस संग्रह के लिए, इस ताजा संग्रह के लिए हृदय से बहुत साधुवाद देता हूँ और विनय जी को बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। लगता है पहले सत्र में सर बहुत बोल चुके हैं। मंच पर उपस्थित कवि विनय जी और उनके साथ आलोक, अरुण कमल जी और तरुण जी, और यहाँ सभागार में उपस्थित तमाम मित्रों, सबसे पहले मैं विनय जी को इस कविता संकलन के लिए बधाई देना चाहूंगा। पानी जैसा देश, और जब इसके आरंभ में ही मैंने पढ़ा, उसकी 2 पंक्तियां जो पता नहीं इनकी है या किसकी है, अपनी है, बहुत सुंदर है। मिल जाए तो जानिए बीते सभी कलेश, मछली जैसी जान को पानी जैसा देश। और यह जब मैंने पढ़ी तब लगा कि एक बार मैं मुग्ध हो गया, लगा कि यह, और आज सुबह पूर्व में तमाम कविताओं को मैंने पढ़ा, और अभी जो तरुण जी ने जिस कविता का पाठ किया, मैंने भी उसे ही चुना था, तो उसको मैं दोहराऊंगा। निहोरा बाबा कविता वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और अब उन्होंने उसका पाठ कर दिया है, तो मैं अब उसे क्या दोहराऊं, लेकिन मैं उस पर एक
बार फिर कलम जरूर चलाना, उसको रेखांकित जरूर करना चाहूंगा। मित्रों, कविता की स्थिति आज क्या है? बहुत कम समय है, इसलिए मैं उसमें यह देख रहा हूं कि हिंदी कविता आज किस मुकाम पर है। और जब छायावादी दौर जब समाप्त हुआ तो पूरी जो मुल्क की स्थिति थी उसमें विश्व युद्ध और विश्व युद्ध के इर्द गिर्द जो फासीवाद, राष्ट्रवाद, साम्यवाद, कई तरह के राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे। और उसके बाद हमारी हिंदी कविता में मुक्तिबोध और अज्ञेय जैसी दो हस्तियां ऐसी आई कि जिन्होंने विचार को कविता में प्रतिष्ठित किया। और वह विचार उस समय क्या था? शीत युद्ध चल रहा था पूरी दुनिया में। युद्ध तो, हथियारों का युद्ध तो समाप्त हो गया था, लेकिन विचारों का एक शीत युद्ध पूरी दुनिया में चल रहा था। और आजादी, भूख जैसे सवाल राजनीति के इर्द गिर्द थे। बार बार सड़कों पर नारे लगते थे, भूखी जनता है, टाटा बिरला बढ़ते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, जैसे गीत, जैसे नारे हम लोगों ने सुने थे, बचपन में लगाए भी थे। लेकिन उस दौर से कविता जब आगे बढ़ती है, जब 1980 के दौर में, जिसमें अभी अरुण कमल जी हैं और आलोक जी हैं, ये लोग जब आते हैं तो कविता एक नए दौर में आती है। और फिर एक बार हमारी हिंदी कविता में ही नहीं, पूरी दुनिया में कविता में जीवन लौटता है। यह राजनीतिक तौर पर यह भी संभव हुआ था कि मुक्ति और आजादी के सवाल कुछ हद तक हल हुए थे, और उसके बाद जीवन संघनित हुआ हमारी कविता में आकर के। और क्रांति के फलसफे जो थे, उसके जगह परिवर्तन के फलसफे जो आए, जो खास करके अरुण कमल जी की कविताओं में वह दिखता है। आता है कोई अपने ही घर में बहुत दिन के बाद, तो वहां देखता है कि कैसे एक दुनिया बदल चुकी है। और वह अपनी कुछ कविताओं में, आलोक जी भी उस परिवर्तन को इंगित करते हैं। धीरे धीरे परिवर्तन, क्रांति कहीं नहीं होती है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता परिवर्तन हो रहा है। और इस दौर का कवि उस परिवर्तन को रेखांकित करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। एक बारीकी, एक सूक्ष्मता कविता को आकर्षित करती है या कवि को आकर्षित करती है, और यह दौर चलता है। उसके बाद का जो फिर एक दौर है, जब विनय जी और उनके पीढ़ी के लोग जो लिख रहे हैं कविताएं, सबसे बड़ा हमारे पास सवाल है मिट्टी, पानी और हवा के सवाल। इतना प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण खतरे में है, हमारी प्रकृति खतरे में है, और पूरा जीवन खतरे में है। और उस हिसाब से हम देखेंगे तो जो एक पूरे वैश्विक संकट जो हमारे यहाँ है, जिसमें हमारी मिट्टी, पानी और हवा खतरे में है, और उसमें यह संकलन हमें एक आश्वस्त करता है कि हम अपनी जमीन से जुड़ रहे हैं। जैसे लगता है अब इस कविता को, इस संकलन को देखते हुए बार बार हम बचपन में उतरते हैं, वहां गांव, पोखर। आज तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, और याद कर सकता हूं कि किस तरह से गंगा स्नान के लिए महिलाएं, जब मैं नौबतपुर में मेरा घर है, और वहां मैं नहर पर देखता था, एकदम नंगे पैर और हजारों की संख्या में धप धप, वह आज की तरह पक्की सड़क नहीं थी, और उस पर एक अजीब तरह से ध्वनि निकलती थी भोर में। कोई, अगर मुझे आज भी याद है, इधर भले 30-40 साल से उस ध्वनि को मैंने नहीं सुना है, लेकिन वह आज गंगा, हर नदी हमको मैंने हमारे लोगों को परंपरा है जिसमें हम गंगा को, हर नदी को, पोखर को, यहाँ तक कि कुएं को, हर जलगाह को हम सम्मानित कर, एक सम्मान पालते थे, उसके लिए एक आकर्षण हम महसूस करते थे। और वह सब कुछ खत्म हो रहा है। एक बार यह कविता संकलन हमें उस दौर को याद करता है, हम कहाँ जा रहे हैं,
अपनी दुनिया को छोड़कर हम कहाँ जा रहे हैं? मिट्टी, पानी और हवा के बिना हम कौन सी दुनिया गढ़ेंगे? यह जो विकास की आंधी मची हुई है, अंधे विकास के इस दौर में हम जो बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसमें है ही आखिर। मुझे एक रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था। 1878 में वो पहली दफा इंग्लैंड गए थे और वहां उनका मन नहीं लगा। आप समझ सकते हैं कि वहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और उसके सरंजाम से वह लंदन शहर तो परिपूर्ण था, लेकिन लंदन उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लिखा एक पत्र में कि मुझे मेरे देश में गरीबी है, भूख है, लेकिन वहां बाउल गीत है और वह हमें खींचता है, हमें बाउल गीत की तरफ जाना है। अब वह कवि को क्यों बाउल गीत खींच रहे थे? उसी बाउल गीत के कारण उन्होंने एक नई दुनिया देखी, एक विचार भी उन्होंने पैदा किया। उसी विचार की बदौलत एक दुनिया का सृजन किया, उन्होंने एक वैचारिक दुनिया का सृजन भी किया, जिसके कारण वह गोरा को देख सके, गोरा को देख सके, और वह उन्होंने राष्ट्रवाद के आतंक को भी देखा और उसे रेखांकित किया। तो ऐसे में मैं एक बार फिर इस कविता संकलन के लिए कवि और मित्र विनय जी को फिर से बधाई देता हूं और ऐसे ही वह लिखते रहें। बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर। अब हमारे बीच हम सबके प्रिय दो कवि यहाँ उपस्थित हैं। आलोक दा को तो हम लास्ट में ही सुनेंगे और उसके बाद आशीर्वचन के रूप में उनके शब्द हमारे बीच होंगे और उसके पूर्व हमारे प्रिय कवि अरुण कमल जी को सादर मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि आए अपनी बात रखें। बिल्कुल प्रिय कवि हैं, मैं जब उनको बुलाऊंगी तो जोड़ दूंगी। आलोक जी ज्यादा प्रिय कवि। आदरणीय आलोक धनवा जी, प्रेम कुमार मणि जी, तरुण कुमार, डॉक्टर विनय कुमार, नताशा, इस पुस्तक के प्रकाशक आमोद महेश्वरी, धर्मेंद्र सुशांत, मंच के बाहर बैठे सभागार में आदरणीय शिवानंद जी, श्रीकांत जी, विनोद तिवारी, यादवेंद्र जी और आप सभी विद्वत जन और साथियों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर विनय कुमार को बधाई देता हूं इस संभवतः चौथी किताब के लिए। 5वीं किताब, अच्छा गिनती भी, अब इतनी किताबें इनकी आ रही हैं कि गिनती गड़बड़ हो रही है। जब ऐसा हो तो समझना चाहिए कि कवि सही में काम कर रहा है और वो लिख रहा है लगातार। हालांकि इतनी व्यस्तता के बावजूद वो अभी भारत के साइकेट्रिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, फिर भी वो इतना ज्यादा लिख रहे हैं, ये हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। मुझे अलग से भी इस बात की खुशी है कि अभी पटना शहर में हमारे कई साथियों की नई किताबें आई। केश प्रत्यूष की, जो भी अस्पताल में है, अनिल विभाकर की, कुमार मुकुल की और बहुत से साथियों की, बहुत सारी स्त्रियों की किताबें भी आई हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूँ। लेकिन अभी डॉक्टर विनय कुमार की ये किताब जो बतौर पांडुलिपि मैंने पढ़ी और कुछ ही मैं पढ़ पाया, उसको पढ़ के मुझे लगा कि रहीम ने जो कहा था कि अपने गोत्र को बढ़ते देखकर वैसे ही खुशी होती है जैसे कि ये आंखें जब किसी बड़ी आंख को देखती तो खुशी होती है। तो डॉक्टर विनय कुमार की ये जो कविता है, ये कविता की एक बड़ी आंख है। मणि जी ने इतना सुंदर कहा पानी को लेकर, तरुण जी ने इतना अच्छा कहा। विनय कुमार की सभी किताबों को अगर हम देखें तो देखते हैं कि एक केंद्रीय रूपक इनकी हर किताब में होता है। यहाँ अगर पानी है तो पिछली यक्षिणी में
वो यक्षिणी है, और उसके आधार पर वो इतिहास में, मिथकों में, सब में जाते हैं। यहाँ पानी के माध्यम से वो पूरे देश में जाते हैं, और जैसे पानी बहता है वैसे ही ये कविताएं बहती हैं। इन कविताओं की सबसे बड़ी खासियत है इनकी तरलता, और यहाँ आकर कर्ज तहजीब से शुरू किया था डॉक्टर विनय कुमार ने, जो उर्दू प्रधान वहाँ भाषा थी, फारसी के बहुत शब्द थे, और लय भी जो उर्दू गजलों की होती है उसके आसपास उसकी जमीन थी। लेकिन यहाँ आकर अब इनकी भाषा बहुत लोच से भर गई है, मृदुल लोच से भरी हुई भाषा, और वो पानी के साथ संगत करते हैं। ये कविताएं पानी के साथ संगत करती हैं, तो ये मुझको बहुत अच्छा लगा। और एक बात और है इस संग्रह के बारे में, पानी के माध्यम से फिर विनय कुमार मिथकों में, हमारे संस्कारों में, हमारे जीवन में पानी के जो संस्मरण है और पानी का जो प्रवेश है वहां तक जाते हैं। रणवीर सहाय की प्रसिद्ध पंक्ति है, मन में पानी के अनेक संस्मरण हैं, और वे सारे संस्मरण आते हैं, और पानी के वो सारे, जैसे जितने जलाशय जितने प्रकार के हो सकते हैं वो सब आते हैं। एक छोटे पोखर से लेकर, एक कुएं से लेकर और समुद्र तक, और ये डॉक्टर विनय कुमार की खूबी है। मुझको इस बात की भी खुशी है कि डॉक्टर विनय कुमार बैठ नहीं रहे, एक के बाद फिर वो दूसरे काम में लगते हैं। इस बीच भी एक किताब इनकी और है, कविता पुस्तक की, उसके पहले भी थी, जिसमें एक कविता इराक पर है, और इसमें किताबों का जिक्र है, कुतुबनुमा या आम्रपाली में है, और वहां भी आम्रपाली एक रूपक है। तो ये दिखलाता है कि इस कवि का एक व्यक्तित्व है। हमें हमेशा एक कवि के व्यक्तित्व की खोज करनी पड़ती है, और इसके लिए परिश्रम भी करना पड़ता है। कविता ये भी मांग करती है कि हम अपने अहम को छोड़कर वहां जाएं। जो केदारनाथ सिंह कहते थे कि मैं जब किसी नई कविता को पढ़ता हूं तो मैं कुछ नहीं सोचता, मैं अपने सारे हथियार रख देता हूं और कविता को अपने ऊपर होने देता हूं, कैसे मेरे भीतर प्रवेश करती है और कैसे होती है मेरे साथ। तो ऐसा करते हुए जब मैंने इसको पांडुलिपि के रूप में पढ़ा तो मुझको बहुत खुशी हुई। अब जाहिर है कि थोड़ी बहुत ईर्ष्या तो होती ही है, अगर कोई अच्छा कवि होता है तो वो तो है ही, उसका क्या किया जाए। तो उसका परिमार्जन यही है कि जो कवि है वो कुछ मिठाइयाँ वगैरह खिलाए या पिलाए, जो भी है, ताकि थोड़ी शांति हो आत्मा में कि भाई चलो कोई बात नहीं, कवि तो क्या किया जाए। तो डॉक्टर विनय कुमार को मैं इसके लिए बहुत बधाई ही नहीं देता हूँ, मैं उनके महत्व को रेखांकित करता हूँ। अभी वो हिंदी के अपनी पीढ़ी के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में आ गए हैं, और ये मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। और यहाँ बहुत सारे कवि अभी बैठे हैं सभागार में भी, और अभी जिनके संग्रह आए हैं। अब जाहिर है ये एक अलग तरह का पुस्तक मेला है। मैं इस पुस्तक मेले के लिए राजकमल को भी बधाई देता हूँ, और उन सबको जो इसमें शामिल हैं। ऐसा मेला भी होना चाहिए जो सिर्फ गांधी मैदान या बड़े हॉल में नहीं, ऐसी जगहों पर भी लगे। इस हॉल में अच्छाई ही अच्छाई है, बस एक ही खराबी है कि खंभा बीच में आ जाता है, जो हर अच्छी चीज के साथ होता है कि कोई न कोई खंभा बीच में आ जाता है। तो वो कभी कभी कविता में भी आता है, लेकिन विनय जी की कविता में ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल आर पार आप देख सकते हैं। तो मैं इसके लिए इनको बधाई देते हुए इनकी एक कविता नांदी पाठ का पाठ करता हूँ। अब इसकी संरचना जो पूरी किताब की है वो नाटक की तरह की है। अब ये नांदी पाठ से ये संग्रह शुरू होता है, छोटी सी कविता है, और ये इसलिए मैंने चुना कि आज कार्तिक पूर्णिमा है, जैसा अभी हमारे मित्र ने कहा। नांदी पाठ। कार्तिक मास, पूरा चांद, निर्मल आकाश, मरमर की सीढ़ियां, पिघले हुए चांदी सा जल, चमकते उल्लास की रौ में तारे कुछ झुके हुए,
तभी बहुत छोटा सा बादल का टुकड़ा एक प्रकट हुआ, जिसे देख चांद तनिक झुका। हवा ने बादल से कहा, इन्हें मेरे हिंडोले पे रख दे। रात और चांदनी से बनी दो परछाइयां हवा में तिरती हुईं, उतरी सरोवर के सोए हुए जल पर। जल ठहर गया, वंशी का धीमा सा स्वर पसर गया, सीढ़ियों पर कोहरे में डूबे। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और राजकमल प्रकाशन को ये भी चाहिए कि ये किताब कम से कम दाम में, और सारी किताबें कम से कम दाम में वो दें, विशेष छूट के साथ। अगर कोई मुनाफा ना हो तब भी कोई बात नहीं है, तब भी वो एक अलग तरह का मुनाफा होता है किताब से। तो मैं राजकमल प्रकाशन को, और आमोद आए हैं, उनको तो बचपन से तब बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सर। बहुत बड़ी बात कही सर ने कि अच्छी पुस्तक सब तक पहुंचनी चाहिए। कविता की बड़ी आग कहकर यह कवि के लिए बहुत आश्वस्त करने वाली बात है। अब प्रिय ही नहीं, हम सब के प्रिय, सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हम सब के प्रिय शहर की शान मैं आलोक दा को बहुत ही प्यार से और आदर से आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और आशीर्वचनों से कवि को प्रोत्साहित करें। आदरणीय शिवानंद तिवारी जी और सभागार में बैठे हमारे सभी प्रिय मित्र और प्रेमकुमार मणि जी, अरुण कमल जी, तरुण बाबू और खुद विनय जी, मुझे पहले से तो नहीं पता था कि ये किताब आएगी। कुछ इसके फेसबुक पर थोड़ी चीजें आई थी। फेसबुक तो देखता मैं कम हूँ, ज़्यादातर तो जो हमारे मित्र हैं या हमारी जो दोस्त हैं, लड़कियाँ जैसे बैठी हैं प्रीति सिन्हा, वो भी बहुत तस्वीरें डालती है उस पर। तो अरुण कमल जी ने बहुत अच्छा कह दिया है, और कविताएं तो हमने भी अलग से नहीं पढ़ी हैं, लेकिन विनय जी को तो जब मैं दिल्ली से यहाँ आया, दिल्ली कुछ वर्षों रहा था मैं, तो उस समय से बहुत प्रगाढ़ हो गया, क्योंकि मैं मानसिक तौर पर उन दिनों बहुत ज़्यादा उद्विग्न था। और किसी के मन में अगर उद्विग्नता हो, ये कोई प्रचार नहीं है, ये सच्चाई है, तो आपको विनय जी से मिलना होगा। ऐसे मनोचिकित्सक भारत में बहुत कम है, बहुत ही कम है। और ये कहना कि हमारा दिमाग हमेशा से सही रहेगा, ये हम भी निकाल देना चाहिए। हाँ, कब दिमाग गड़बड़ हो सकता है किसी का, इतने बड़े बड़े लेखक गड़बड़ हुए हैं जिसकी नहीं कल्पना नहीं की जा सकती। और बहुत अच्छा लग रहा है, सभागार भर गया है, और सबको मैं बधाई भी देता हूँ कि कविता के नाम पर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो। तो तब तक विनय जी को, जैसा अरुण कमल जी ने कहा, हमारी उनसे सहमति है कि लगातार ये कार्यरत हैं, और साथ ही साथ एक ऐसी कविता को सामने लाना चाहते हैं जो जरूरी है। जितनी कविता जितनी डेलिकेट होगी, नाजुक होगी, और जितनी मानवीय होगी, जितना उसमें गहरा संस्पर्श होगा, कविता उतने ही मतलब हमारे दुखों के पास पहुंचेगी। दुखों की कविता तो सबसे ज्यादा महाप्राण न्याला ने लिखी, आधुनिक हिंदी के वही सबसे बड़े कवि हैं, और दुनिया के किसी बड़े कवि से न्याला की तुलना की जा सकती। भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कहा जाता है, तो रामविलास जी ने कहा है कि वो जब निकलते थे बाहर न्याला, तो अपनी कविता नहीं सुनाते थे, जैसा कि कुछ लोगों ने भ्रम पाल रखा है। हमेशा वो अपने प्रिय कवियों की कविताओं का पाठ करते थे, जिसमें प्रमुख होते थे गुरुदेव यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। और जैसा कि मणि जी ने कहा कि बाउल की याद आई वहां जाकर, तो बाउल संगीत से आपने जो सुना होगा, जिसने भी, बाउल पर स्वतंत्र रूप से किताब भी लिखी गई है। तो बाउल तो ऐसा नहीं है, हिंदी में मतलब हिंदी फिल्मों में बाउल के कई, जैसे एस डी बर्मन उसका प्रयोग करते थे,
और बंदनी में आप देखिए, बंदनी में जो कई बहुत मीठे गीत हैं, दुखी करने वाले गीत हैं। तो कविता अंततः क्या है? कविता यह है कि आपके दुख के साथ कवि आगे चलता है। अरहित सरिस धर्म नहीं को, तुलसीदास लिखते हैं। तो दूसरे के दुख के साथ चलना ये बड़ा कठिन है। इनके यहाँ जो भीड़ लगी रहती है, मैं जब जाता हूँ इनके यहाँ तो इतने लोग खड़े रहते हैं, इतने लोग बैठे रहते हैं, और बहुत तकलीफ वाले लोग आते हैं जो महीनों से नहीं सोए हैं। इन्होंने यहाँ आकर के ऐसा काम किया, ये कविता से जुड़ी हुई बातें हैं कि ये जो डंडा बेड़ी लगाई जाती थी, थोड़ा सुन लीजिए फिर बाद में बात कीजिएगा। तो विनोद जी, हम थोड़ा सा बोल, तो उसमें ये है कि सबसे बड़ी बात कि डंडा बेड़ी और इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, बिजली का, सब बंद करवा दिया। अब कोई डॉक्टर चुपके से ऐसा अत्याचार करता हो तो बात दूसरी है, लेकिन जहां जहां घूमकर इन्होंने वो डंडा बेड़ी सब हटवा दिया और एक ऐसा काम शुरू किया इन्होंने, एक मनोचिकित्सक के रूप में भी, कि वो कोई कवि ही कर सकता था। और जब कविता करनी हमने शुरू की तो जो पहली पुस्तक थी, हमको याद है, वो जो मेडिकल एसोसिएशन की, उसमें कई लोग आए, लीलाधर मंडलोई थे उसमें, जो एक और हमारे मित्र जो गुजर गए, अरुण प्रकाश जी, पटना के ही, मतलब बिहार के थे। उनके पिताजी सोशलिस्ट पार्टी में थे, इंद्रदेव बाबू सांसद थे, हाँ बेगूसराय से, हाँ। तो कई लोग उसमें मौजूद थे, मैं तो था ही, मैं तो इनके परिवार का एक कहना चाहिए कि अनन्य मित्र हूँ। तो इस कविता के बारे में हमारी ये राय है, और जैसे हमारे और भी कई मित्र चाहते हैं कि इसका पाठ जो है हम लोग इनसे सुनेंगे। और मैं इस पुस्तक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाई देता हूँ, और आपसे यही आग्रह रहेगा कि ये उत्तरोत्तर विकसित होने वाले कवि हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई कविता पीछे की ओर जाती है, नहीं, ये आगे जाते हैं और हमारे सारे संताप को विनय जी झेलते हैं, किसी संताप से पलायन नहीं करते, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ, और ये आए और अपने पसंद की कविता सुने। बहुत आभार दादा। कविता हमारे दुख के साथ चलती है, कितनी सुंदर बात कही है आपने। अब विनय कुमार जी को आमंत्रित करने से पहले आप सबको मैं कह दूं कि एक तो कवि, ऊपर से मनोचिकित्सक, आए और कृपया अपनी कविता का पाठ करें। आदरणीय अरुण कमल जी, प्रिय मित्र तरुण कुमार जी, और आदरणीय प्रेम कुमार मणि जी, बहुत खूबसूरत संचालन के लिए आभार नताशा। लेकिन पानी जैसा देश नहीं, देश। सावन का महीना पवन करे शोर, शोर नहीं बाबा, शोर, देश। तो ये देश, जब मेरे पास पांडुलिपि आई थी उसमें भी देश लिखा, तो मैंने कहा कि वही फोन करके कि शोर नहीं, शोर। जब हम देश बोलते हैं तो बात बदल जाती है, देश बोलते हैं तो बात अलग हो जाती है। हर शब्द में उसकी अर्थवत्ता अलग हो। मैं कविताएं पढ़ूं उसके पहले बस 2-3 वाक्य। पहली बात तो ये कि 2 ध्रुव के बीच में डोलता रहा हूं इन कविताओं को लिखते हुए। सबसे पहली बात तो ये हुई थी कि एक पेंटिंग दिखी थी साइबर स्पेस में, एक सरोवर था, उस पर एक मानवी बैठी थी, जो मैंने भूमिका में उसका जिक्र भी किया है। जो चित्र था उसे लगता था कि वो नवंबर दिसंबर का महीना है, हल्की धूप है, थोड़ा कोहरा है। वो देखी, फिर पता नहीं क्या हो गया, वो पेंटिंग मिली नहीं। मैं उस पेंटिंग को ढूंढता रहा कई बार, अंततः उसे अपने भीतर ढूंढने लगा। तो सरोवर की सीढ़ियां पर श्रृंखला कविता शुरू हुई। उसी बीच में अनीस ने एक दिन फोन किया, मैंने कहा कि वो खड़े हैं तालाब, मैंने नहीं पढ़ी है, तो अभी भेजता हूं। तो वो मैं पढ़ गया। उसी बीच में वो सरोवर की सीढ़ियां चल रही थी उसी समय जी। मैं उसके पहले अनुभव ये
आगे मैं कविता इसी दो ध्रुव में अनुपम मिश्र और सरोवर पर बैठी जो एक पेंटिंग थी, उस पे खोई हुई पेंटिंग और वे सारे तालाब जो हमने मार दिए हैं, उनकी हत्या कर दी है, इन दोनों के बीच में मेरी मनस्थिति डोलती रही लगभग 1 साल तक। उसी 1 साल की ये कविताएं हैं। पानी है तो जीवन में सौंदर्य है, पानी है तो हम हैं। पृथ्वी पानी के होने से ही पृथ्वी है। चांद के ऊपर से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो पानी की वजह से जो इसमें एक नीला सौंदर्य, नीली आभा चिटकती है, वह पृथ्वी से जो चांद को देखते हैं उसको शर्मिंदा करने के लिए काफी है। यह सौंदर्य पानी के दम से है। और जब पानी की बात करते हैं तो यही पानी हमारी आत्मा में है, हमारे शरीर में है, सब में है। तो दरअसल एक दोहा इसमें ये भी है कि कच्चा सूता नीर का सृजन की सिकड़ी बंधा सकल संसार, कच्चा सूता नीर का पक्का कारोबार। पानी का जो कच्चा सूता है इसका कारोबार बड़ा पक्का है। तो ये दोहे आए तो जब संकलन को मैंने जब शेप देना शुरू किया तो दोहों से बांट दिया खंडों को अलग अलग। पहला खंड है जिसमें कुछ प्रतिनिधि चीजें हैं और उसके बाद, लेकिन मैं सबसे पहले वो कविता पढ़ूंगा जो लिखी गई सबसे पहले। ये भी एक अजीब स्थिति है कि मेरी जिद थी अशोक जी से और सत्या निरुपम जी से कि भाई किताब अगर आए तो गर्मी के महीने में आए, क्योंकि वो पानी की जरूरत उस वक्त होती है। लेकिन वो इस तब लेके आ रहे हैं जब ये पहली कविता लिखी गई थी। तो एक तरह से एक चक्र पूरा हुआ। मैं ये छोटी सी कविता पढ़ रहा हूं। सरोवर में उतरती सीढ़ियों पर बैठी है दिसंबर की धूप, हवा में हल्के रहस्य के तुहिन कण बिखरे हैं। सीढ़ियों पर पड़ते वृक्षों के साए किसी सुख की प्रतीक्षा में चंचल हैं। और उधर नीचे, बहुत नीचे, हृदय में सरोवर के नाचती मछलियां ठहरे पानी को मरने से बचा रही हैं। ये छोटी सी कविता थी और इसके बाद फिर यात्रा शुरू होती है और कविताएं आनी शुरू होती हैं। तो मैं एक जो दूसरे ध्रुव की कविता है, मैं उस ध्रुव से 2 छोटी छोटी कविताएं पढ़ रहा हूं। एक शीर्षक है अंतिम। आहिस्ता आहिस्ता टूट जाएंगी सीढ़ियां, आहिस्ता आहिस्ता टूट जाएंगी सीढ़ियां, नितरा हुआ जल देती मिट्टी गाद बनकर भर जाएगी। कम होता पानी पृथ्वी के अंतःपुर में पनाह लेने को खिसक लेगा। बूढ़ा और बीमार बगुला अंतिम मछली को अंतिम निवाला समझ देखता रहेगा। एक बूढ़ा और बीमार बगुला अंतिम मछली को अंतिम निवाला समझ देखता रहेगा। दोनों में पहले कौन मरेगा यह ईश्वर नहीं, अंतर्धान होता पानी तय करेगा। एक हम सब जीते हैं और हम सब में जीता है भविष्य। हम सब में जीते हैं हमारे बच्चे। क्या देके जा रहे हैं अपने बच्चों को? शीर्षक है सूखी और साफ सदी की तरफ। एक सूखी और साफ सदी की तरफ जाते मेरे अजन्मे बच्चे, हमने पानी और पेड़ इसलिए मारे कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सके। जन्म लेना तो देखना कितना उज्जवल है सब कुछ। स्वर्ग सा दीपित, सारे अम्ल सभी क्षारों से मुक्त। न कीच, न पतझड़, न ऋतुओं का चक्कर, न परागों के छींक कराओ झोंके, न रात भर में लाश बनते फूलों की टोकरी। हम पृथ्वी का सारा नरक अपने स्वर्ग में लेकर चले जाएंगे बस। नदियां और आवारा पहाड़, सागर के ज्वार और फेन के पंख तक, और ये सरोवर तो यकीनन जिसकी सीढ़ियों पर बैठा शब्दों की पीड़ियां फूंक रहा हूं और सड़ी हुई मछलियों की बू मेरी कविता में फैल रही है। तो हम ऐसी सूखी और साफ सदी की रचना कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने विदेश की यात्राएं ऐसी की हैं, कई बार की होंगी, सबने की हो, बहुत लोगों ने की होंगी। ऐसे स्थान कई बार दिखते हैं जहां पानी सिर्फ बोतल में मिलता और कहीं दिखता नहीं है। चमचमाती सड़कें, चमचमाती इमारतें, जल कहीं नहीं दिखता उस तरह से, कहीं नहीं। आंखें भी बहुत साफ है,
वहां लोग रोते भी हैं तो बड़ा हिसाब से रोते हैं। तो ये जो निर्जलता है, ये निर्जलता भविष्य की निर्जलता है। इस यात्रा में मैं एक छोटी सी और कविता पढ़ रहा हूं जो कि मेरा पक्ष है। असल में सरोवर की बात चली तो हुआ कि कौन सा सरोवर है भाई, मित्र कभी कभी पूछ दिया करते थे। तो मैं एक छोटी सी कविता पढ़ रहा हूं उससे जुड़ी, जो कि मेरा जीवन से जुड़ी है। मैं एक अलग देश का वासी हूं, शीर्षक है इसका। ऐतिहासिक सरोवर की उतरती सीढ़ियों पर सारे द्वार खोलकर बैठना तो मैं भी चाहता हूं, मगर ऐ शरद की स्मृति पहुंच नहीं सकता वहां। मैं एक अलग देश का वासी हूं, यहाँ सारे सरोवर प्यासे हैं और कुछ के तटबंध इस कदर टूटे कि एक बूंद भी नहीं टिकती। मेरी राह में नींद के लिए निहोरा करती आंखों की भीड़ है। अदृश्य तीरों से घायल परछाइयों का हुजूम, अपनी ही धड़कनों के शोर से फटे कान के पर्दे लिए चीखते लोगों से घिरा हूं मैं। अपनी ही धड़कनों के शोर से फटे कान के पर्दे लिए चीखते लोगों से घिरा हूं मैं। यह वयस्क नाखूनों की मार से लुहुलुहान बचपन की दुनिया है। यहाँ तेजाब से झुलसी और चाकुओं से गोदी गई अप्सराएं डोलती हैं। यह एक उदास संसार है, धूसर रूपाकारों से भरा। यहाँ रंगों के नाम किसी को याद नहीं, गंध और गीत अवांछित घुसपैठिए दिखाई देते हैं। यहाँ मृत्यु के डर के पड़ोस में उसकी निष्क्रिय प्रतीक्षा रहती और इसी के भीतर खुद को मारने की तैयारियां भी। मुझे यहीं रहना है, इन्हीं के बीच, नाखूनों की नोक से कुआं खोदते हुए, निचोड़ते हुए मुट्ठी भर बादलों से चुल्लू भर जल। इतिहास मुझे भी खींचता है, मुझे भी मोहते हैं कलात्मक स्थापत्य। सरोवर में उतरती सीढ़ियों पर मैं भी बैठना चाहता हूं तुम्हारे साथ, मगर ऐ शरद की मोहक स्मृति, मुझे उनके पांवों की जंजीरें खोल जो गवा चुके हैं अपनी होश की धूप। हम लोग गंगा के किनारे हैं और पानी की बात और गंगा का जिक्र ना आए तो अब गंगा तो नहीं रुकेगी। गंगा को लेकर दो तीन छोटी छोटी कविताएं। आदरणीय सरकार को बुरा लग सकता है, तो जिन लोगों ने गंगा में कुछ किया है केंद्र से लेकर यहाँ तक। गंगा एक, भुजाएं मिट्टी से दबी हैं, कंक्रीट के खंभे बदन के आर पार। आजकल आर पार है पटना में भी। कंक्रीट के खंभे बदन के आर पार, नालों में बहता तेजाब जलाता है। अपनी तरलता के बावजूद तड़पती है वह, और मगध को कोसते हुए हौले हौले लिच्छवी तट से जालक, और मगध को कोसते हुए हौले हौले लिच्छवी तट से जालक। गंगा को साइकिल चलाना नहीं आता। यादवंत जी, गंगा को साइकिल चलाना नहीं आता, नहीं तो और उत्तर चली जाती। नाव या किसी बड़े जलपोत में आधी भी समा पाती तो अपने ही अर्धांग में बहती हुई अपने अधिकांश को जल्द से जल्द महासागर कर उड़ सकती, तोड़कर आकाश गंगा में लीन हो जाती। मगर वह तो बस कृतज्ञ बेटों की बीमार मां की तरह सब सहती है और आज ही जाकर तनिक खिसक भर जाती। अब ये गंगा दो, मछली, गंगा में भी डॉल्फिन मछलियां होती हैं। मछली बात कर रही है शिव, बाबा तुमने जो गंगा दी थी वो नक्श शिख तक नदी थी। हजारों सालों तक निश्चिंत बहती रही मैं, मगर कली ने उसे चींट कर रख दिया है। उसकी सेज जगह जगह से नंगी हो गई है बाबा। कहां वह नरम और निर्मल निरंतरता, और कहां ये टेढ़े मेढ़े टापुओं से भरी निर्ममता। टकराते टकराते क्षत विक्षत हो गई। सारे मत्स्यावतार संकट में है बाबा। यूं ही टूटती रही तो एक दिन छोटे छोटे गड्ढों में बट जाएगी सदा नीरा। फिर मेरी डॉल्फिन वाली देह कैसे रहेगी इसमें, और कोई भी कैसे और कहां रह पाएगा। हौले हौले सारी गतियां मंदाकिनी की तरह कथा शेष हो जाएंगी, और कथा कहने सुनने वाला भी कोई ना होगा। फिर तुम क्यों और किसके लिए आओगे अपनी कथा से बाहर।
और फिर आना ही चाहो तो एक औंधे कमंडल के नीचे तब ऐसा तपता कैलाश और नमक की रेत से अटा क्षीर सागर तुम्हारी राह रोक लेंगे। पानी के होने न होने को हम मछलियों से अधिक कौन जानता है बाबा। मैं हॉल में घुसा था तो 67 की बात कर रहे थे शिवानंद तिवारी जी। मैं अब सबको 67 में ले चलता हूँ और यही अंतिम कविता मेरा ख्याल होगी, मैं इसी पर खत्म करूंगा। अपना अनुभव है, 67 का अकाल था तो मैं अपने नानी के गांव गया था। जो मेरा बचपन बीता है, जो मेरा जीवन बीता है, वो इसमें दिखेगा। 40 की उम्र में थोड़ी प्रैक्टिस चल गई तो कुर्ता सिल्क का हो गया, ये अलग बात है। पहले की जिंदगी जो थी वो बहुत अलग थी। गंगा मरे संसारा इसका शीर्षक है। गंगा के किनारे खड़ा हूं और गंगा किनारे से दूर उस तरफ बह रही है, जैसे एक बीमार मां अपनी खाट पर बच्चों के लिए जगह बनाती है। मुमकिन है कुछ बच्चे खाते खेलते भी होंगे कहीं, मगर यहां उसकी खाली खाट पर अग्निशैयाएं बिछी हैं और उसके काल और अकाल कवलित बच्चे चल रहे हैं। उसके काल और अकाल कवलित बच्चे चल रहे हैं। इन्हीं में से एक पर लेटी है गंगा को मैया कहने वाली मेरी नानी की देह। मरी हुई नानी और अधमरी गंगा, उफ कैसा दुर्भिक्षिया। मेरी आंखों के पानी में सन 67 तिरने लगता है। जब आंगन का कुआं मर चुका था, नानी अधमरी हो गई थी। सूखे भादों के सूरज के प्रताप का क्या बेहतर, फूस की छाजन भी छुओ तो लगे दावानल छिटकने वाला है। नानी दोपहर में अक्सर बड़बड़ाती, गेहूं बस कोटिला भर बचा है, चावल कोठी के पेंदे से सटा है, काल है काल, हे भगवान कैसे कटेगा साल। और जन्म का पीटू में सुबह सुबह नखरे पसार देता। नानी बाजरे की रोटी अच्छी नहीं लगती, खा ले नदिया इमरजेंसी है, दोपहर में भात बना दो। नानी तुम लुटनी में भात क्यों बनाती हो, तुम्हारे लिए नदिया थोड़ा सा क्यों बनाती हो, इमरजेंसी है बेटवा। मामू को क्यों नहीं देती, इमरजेंसी है बेटवा। तुम क्यों नहीं खाती, इमरजेंसी है बेटवा। नानी इमरजेंसी क्या होती है, जब जेठ और जठर एक हो जाए। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, पूछता हूं मानी अब तुझे माने कैसे समझाएं। फिर नानी सोचते हुए कहती है, इमरजेंसी माने पानी का मर जाना। देखो अपना कुआं मर गया, नैली एक गांव है उस तरफ, नाम ननिहाल है मेरी, नैली का टाल मर गया, सरकार की आंख का पानी मर गया। तो मामू पानी कहां से लाते हैं, चापाकल से बेटा। उसमें पानी कहां से आता है, पाताल गंगा से बिटवा। और जो पाताल गंगा मर जाए तो ना बिटवा ना, गंगा तो गंगा है। आकाश धरती और पाताल कहां नहीं उसकी धारा। मैं आंखों का पानी और उसमें तिरता 67 पोंछ कर सामने देखता हूं। उफ कैसा दिन है आज, सामने अधचली गंगा है और पूरी की पूरी नानी चल रही है। चिता के चलने की आवाज में एक भयावह बेसुरापन है और नानी अपनी झुलसी आवाज में गा रही है, गंगा मरे संसार, गंगा मरे। निशब्द कर देने वाली कविता, ऐसी कविता जो आंखों में पानी ला दे, बहुत मार्मिक और बहुत ही संवेदनशील। कहते हैं कि डॉक्टर जो होता है निर्मम होता है, लेकिन आज वीना कुमार जी की कविताओं को सुनकर लगा कि नहीं, डॉक्टर जितना संवेदनशील इंसान शायद ही कोई हो जब वह कवि हो। खैर अब इस सत्र की विधिवत समापन का समय आ गया है। अगले सत्र के लिए जो संभवतः अंतिम सत्र है, मैं धर्मेंद्र जी को आवाज देना चाहती हूँ। धर्मेंद्र जी आए और माइक संभालें।